हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपनी मिनी टेस्ट सीरीज चल रही है डेली की, उसमें आज अपनी क्लास है 12वीं की। 11 क्लास हो चुकी है और ये अपनी आज है 12वीं क्लास है मॉडर्न इंडिया की। ठीक है, मॉडर्न इंडिया की इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, आज अपनी ये तीसरी क्लास है। ठीक है, और इससे पहले की क्लासेज आप लोगों ने अब तक देख ली होगी, नहीं देखी तो प्लीज आप सारी क्लासेज हैं वो डेली देखिए। उनके ये क्वेश्चन आपके आरएस प्रीलिम्स में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपने स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट करेंगे आज। अब राष्ट्रीय आंदोलन वाला और राष्ट्रीय आंदोलन से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये पहली क्लास है, इसके बाद 1-2 क्लास और होगी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित संघों के निर्माण पर विचार कीजिए। ठीक है, सबको पता है राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था। आपको ये भी पता होना चाहिए, आगे क्वेश्चन आएगा अपने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ संघ बन गए थे। ऐसा तो है नहीं कांग्रेस एक पूरे देश की एकीकृत एक संस्था बनती है, तो एकदम से तो बने नहीं, उससे पहले कुछ छोटे छोटे संघ और बने होंगे। तो इससे पहले कुछ संघ बने थे, उनके ध्यान देना है। संघ के नाम क्या क्या है? द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पुन्ना सार्वजनिक सभा और इंडिया लीग। पूछा क्या है? पूछा ये है कि संघ ये बने हैं, इनके निर्माण या स्थापना का सही काल क्रम क्या है, किस सन में बने, आपको ये पता होगा तो आप काल क्रम आराम से व्यवस्थित इसको कर सकते हैं। पहले इंडियन एसोसिएशन बनी या मद्रास नेटिव या पुनः सार्वजनिक, तो इसका ऐसा तो है नहीं कि अपने अंदाजा लगा सकते हैं, एग्जैक्ट सन पता होगा तभी हम कर सकते हैं। तो देखते हैं इंडियन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब होती है, और साथ साथ ये देखेंगे कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में होती है। 1876 में होती है। किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो ये है इंडियन एसोसिएशन। यहां तो अपने को सन पता होना चाहिए, उससे अपना क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन पूछ सकते हैं सीधा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। अब यहाँ ये भी तो सुमेलित करना आ सकता है, तो अपने को पता होना चाहिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस ने मिलकर 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। दूसरा देखते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन। अगर आपने पीछे की क्लासेस देखी है तो शायद आपने देखा होगा कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन का पहले भी उल्लेख कहीं ना कहीं हुआ था। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन अब तक आपको याद हो चुकी होगी, नहीं याद हुई तो वापस से बता देती हूँ। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना होती है 1852 ईस्वी में। कब होती है? 1852 में। किसने की ये भी देख लेते हैं, गजलू नरसी चेट्टी ने की थी। ये साथ साथ याद करते रहना, ये भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। आपका सुमेलित करना आ जाएगा, ये चारों संस्थाएं दे देंगे, आगे दे देंगे आनंद मोहन बोस, गजलू नरसी चेट्टी, पुन्ना वाला लगा देंगे, इंडिया लीग वाला लगा देंगे, वहां सुमेलित करना आ जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हो रही है? 1852 में। किसने की? गजलू नरसी चेट्टी ने की थी। तीसरा पुन्ना सार्वजनिक सभा। पुन्ना सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है, यहां लिख देती हूं मैं, 1870 में। कब होती है? 1870 में। किसने की पुन्ना सार्वजनिक सभा की स्थापना? महादेव गोविंद रानाडे ने। महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें दक्कन भारत का सुकरात कहा जाता है, वो है महादेव गोविंद रानाडे। 1870 में पुन्ना सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है इंडिया लीग। इंडिया लीग की स्थापना आपकी यहां लिख रही हूं मैं 1875 में की है। 1875 में। और किसने? शिशिर कुमार घोष,
शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की जाती है 1875 ईस्वी में। अब आप आराम से सुमेलित कर सकते हो, तो आपको इतना पता होना चाहिए, इंडियन एसोसिएशन 1876, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, पुन्ना सार्वजनिक सभा 1870 और इंडिया लीग 1875। तो सबसे पहले कौन सी संस्था बन रही है यहाँ? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो दो सबसे पहले आएगा। अब देख लेते हैं दो सबसे पहले किसमें है यहाँ। तो इस एक से ही अपना क्वेश्चन का आंसर पता चल रहा है, पर फिर भी आपको सब पता होना चाहिए। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 52 का है, सबसे पहले इस संस्था की स्थापना होती है, तो पहले 2 आएगा। फिर 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा होती है, तो 3 आएगा। इंडिया लीग 75 में है, इंडियन एसोसिएशन 1876 में है। तो 2, 3, 4 और 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप साथ साथ है, इनको आप जब क्वेश्चन करो ये साथ साथ चीजें ये अपने नोट करते जाना है और फिर इसको रिवाइज भी करना है, तब आपको एकदम से ये याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी, भारतीय क्रांतिकारियों की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी किसे कहा जाता है? ठीक है, एनी बेसेंट को, सरोजिनी नायडू को, मैडम कामा को या उषा मेहता को? तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है मैडम भिखाजी कामा को, मैडम भिखाजी कामा को। ये क्या है, इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था पेरिस फ्रांस में। कहाँ किया था? पेरिस फ्रांस में किया था। इनकी एक बात याद रखना है आपको, 1907 में स्टुटगार्ट नाम की जगह है, वहां पर द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस होती है। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस होती है, पूरे विश्व स्तर की हो रही है ये समाजवादी कांग्रेस। उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करती है मैडम भिखाजी कामा, और यहाँ पर उन्होंने अपना राष्ट्रीय झंडा फहराया। तो राष्ट्रीय झंडा फहराया किसने विश्व स्तर पर? मैडम जी भिखा कामा नाम है इनका, मैडम भिखाजी कामा। तो इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है। समझ आया? मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहते हैं। इनकी कहाँ था क्रांतिकारी गतिविधि का केंद्र स्थल कौन था? तो पेरिस में, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का इन्होंने संचालन किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था। अब 1907 का क्यों पूछा है? 1907 में पहला ध्यान रखना है, अधिवेशन हो कहाँ रहा है? सूरत में हो रहा है। क्वेश्चन में है, आपको आगे काम आएगा, इसलिए ये याद भी रखना है। 1907 में सूरत में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की, ये बात पूछी है। तो रासबिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता या दादा भाई नौरोजी? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करता है रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष के द्वारा सूरत का अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता की जाती है। अब इस सूरत अधिवेशन की क्या खास बात है? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ती है और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, और कांग्रेस गरम दल व नरम दल 2 भागों में बट जाती है। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन को तो इस संदर्भ में याद रखना है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है गरम दल और नरम दल में। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? रासबिहारी घोष करते हैं। ठीक है, गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे और नरम दल वालों ने उन्हें अध्यक्ष बनाने से मना करके रासबिहारी घोष को अध्यक्षता प्रदान करते हैं, और इस वजह से उनमें फूट पड़ जाती है और वो दोनों दल अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? क्या चीज है जो सही सुमेलित है 4 चीजों में? श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन होम रूल सोसाइटी, राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भूपेंद्र नाथ दत्त, अभिनव भारत और भगत सिंह की बंदी जीवन। इनमें एक ही बात सही है, वो आपको पता है तो आप पहले थोड़ा सा देख लीजिए।
नहीं तो फिर बताया जाएगा। तो कौन सा सही सुमेलित है, सही पूछा है, ऐसा नहीं पूछा कौन सा इनमें गलत है। 3 गलत है, 1 ही सही है। और वो सही क्या है? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये आपका आंसर है। कब की थी? 1905 में की थी। कहां पर की थी? लंदन में की थी। यहाँ तो 2 बात याद रखनी है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जाती है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में। अब 3 बात गलत है, तो इनको सही कर लेते हैं, तो 3 क्वेश्चन अपने तैयार हो जाएंगे। कह क्या आप बोल रही हैं यहाँ? राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है ना, इससे राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध नहीं था। इनका संबंध था चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद, ये ध्यान में रखना है, याद कर लेना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब अभिनव भारत का संबंध था वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर, ठीक है। बंदी जीवन यहाँ है, ये किसकी है? ये ध्यान में रखना है, सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल। तो चारों याद कर लीजिए। अब चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सही वाले याद करने हैं। इसमें ऑप्शन सही क्या था? श्यामजी कृष्ण वर्मा की इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापना हो रही है? 1905 में लंदन में। ये तो सही है। बाकी का जो करेक्शन किया गया वो ध्यान में रखना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का संबंध चंद्रशेखर आजाद से था। अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। और बंदी जीवन है वो सचिंद्र नाथ सान्याल से संबंधित है, ना कि भगत सिंह से। ठीक है, तो इस हिसाब से चारों क्वेश्चन है, ये याद आपको करने हैं। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन आता है सीधा, बंगाल विभाजन होता है, किस उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया था? उद्देश्य तो बाद में देखेंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बंगाल का विभाजन होता कब है और उस टाइम भारत का वायसराय कौन था। तो बंगाल का विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, सबको पता होगी। जिनको नहीं पता है वो ध्यान दीजिए। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और उस टाइम भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। किस मकसद से किया वो क्वेश्चन देखना है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना इसका उद्देश्य था, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना इसका उद्देश्य था, या नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना था, या ये सारे के सारे उद्देश्य थे। बंगाल का विभाजन किस मकसद से किया गया था? तो बंगाल के विभाजन का जो षड्यंत्र था वो इन तीनों के लिए किया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना था, हिंदू मुस्लिम एकता को भी खंडित करना था, क्योंकि एक जो विभाजन किया गया उसमें हिंदुओं को अल्पसंख्यक कर दिया, मुस्लिम जनसंख्या वालों में मुस्लिम को अल्पसंख्यक कर दिया, तो एक और नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में रखना। तो ये तीनों के तीनों इसके मकसद थे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, सुमेलित करें। ठीक है, लाला हरदयाल गद्दर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली, विपिन चंद्रपाल वंदे मातरम, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट। ये क्या है, थोड़ा बहुत समझ आया? देखिए, ये है पत्रिकाएं। ठीक है, ये पत्रिकाएं हैं और ये इनके लेखक हैं। आपको सुमेलित करना है कि कौन सा पत्र का लेखन कार्य किसने किया। ठीक है, तो लाला हरदयाल की कौन सी पत्रिका इनमें? लाला हरदयाल की है गद्दर। ठीक है, यही सुमेलित है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है बंगाली, विपिन चंद्रपाल वंदे मातरम, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की पत्रिका का संपादन किया और इंडियन होम रूल सोसाइटी नाम की संस्था बनाई थी। कहां पर? लंदन में। तो ये चारों हैं, चारों 1 2 3 4 ही हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, याद करना है, लाला हरदयाल की गद्दर थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बंगाली थी, विपिन चंद्रपाल की वंदे मातरम और श्यामजी कृष्ण वर्मा की इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका थी। ठीक है, तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, ये आपको याद करना ही होगा। कौन से सीधा पूछ सकते हैं नॉर्मल, बंगाली किसका,
किसकी पत्रिका थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की थी। वंदे मातरम विपिन चंद्र पाल की थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसकी थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसके निर्देशन में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, उन पर बम फेंका। ये घटना हुई थी, किसी के निर्देशन में हुई थी? तो किसके निर्देशन में? क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले आपको समझ में ये आना चाहिए कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका गया था तो कौन से काल की घटना है ये, और अगर कोई काल की घटना है तो उसको कोई नाम दिया गया था क्या? कोई षड्यंत्र केस चलाया था, किस पर चलाया गया था? वो सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो किसके निर्देशन पे हुआ, पहले तो ये देखते हैं। खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये घटना होती है रास बिहारी बोस के निर्देशन में। इस क्वेश्चन का आंसर तो है, ये ध्यान में रखो, रास बिहारी बोस के निर्देशन में। अब अपने देखते हैं कि घटना है कब के। तो होता क्या है, 23 दिसंबर 1912 को राजधानी कलकत्ता थी इतने दिन, अब दिल्ली को राजधानी बनाया जा रहा है और लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम दिल्ली में आते हैं। तो उस दौरान उन पर बम फेंका जाता है जिसमें हार्डिंग बच जाते हैं और रास बिहारी बोस के निर्देशन में यह कार्रवाई होती है। तो इस केस को दिल्ली में होती है, तो इस केस का नाम रखा जाता है दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस इसका नाम है। अब इस केस के तहत किसकी गिरफ्तारियां होती है वो भी याद रखना है। अवध बिहारी, अमीर चंद, लाल मुकुंद और बसंत कुमार, इन 4 पर केस चलता है। ये दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में इनको गिरफ्तार किया जाता है। किसके आरोप में? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के आरोप में। और ये घटना सारी है, ये दिल्ली षड्यंत्र केस वाली किसके निर्देशन पे हो रही है? रास बिहारी बोस के निर्देशन में हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की ये सारी बातें आपको इतनी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित युगमों में से कौन सा एक युगम है जिन्हें अंग्रेज अधिकारियों की इंग्लैंड में हत्या करने के आरोप में फांसी की सजा दी गई? ये घटनाएं अपने जो चल रही है, पीछे वाला क्वेश्चन है ये है, ये क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित है। क्रांतिकारी आंदोलन जो घटना होती है, पहले अपने जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कांग्रेस की स्थापना होती है, फिर उदारवादी आते हैं, फिर उग्रवादी आते हैं, फिर गांधी युग आते हैं। लेकिन उदारवादी उग्रवादी के बीच में और गांधी जी के आगमन से पहले एक चरण आता है जो क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। और जब महात्मा गांधी का ऐसे युग आंदोलन होता है 1919 से 22 से, जब वो स्थगित हो जाता है, उसके बाद में जब अचानक स्थगित कर दिया जाता है तो उसके बाद में कुछ क्रांतिकारी घटनाएं और होती है 22 से 30 के बीच में। तो ये 2 चरण है आपको क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित, उनमें जो घटनाएं हो रही है और जो जो केस चल रहे हैं उनके संबंध में ये क्वेश्चन है। कुछ भारत में क्रांतिकारी गतिविधि हो रही है, कुछ भारत के बाहर विदेशों में भी हो रही है। तो इतनी देर किया वो अपना था दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली में था। अब ये पूछ रहे हैं कि कोई अंग्रेज अधिकारियों की इंग्लैंड में हत्या कर दी जाती है और वो हत्या कर दी जाती है, उसके संदर्भ में कुछ भारतीयों को फांसी की सजा दी जा रही है। वो केस कौन सा था और किन किन को फांसी की सजा दी गई है, ये बात आपने यहाँ पूछी गई है। तो पहले तो देखते हैं फांसी की सजा दी किसे और किसके संदर्भ में? इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या होती है। तो राजगुरु सुखदेव थे, खुदीराम बोस या सूर्य सेन थे, मदन लाल धेंगड़ा या उधम सिंह थे, या फिर करतार सिंह सराबा और अशफाक उल्ला खां थे। तो इस क्वेश्चन का जो इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या होती है उस संदर्भ में फांसी की सजा दी जा रही है, वो है आपके मदन लाल धेंगड़ा और उधम सिंह। ठीक है, अब देखते हैं कि केस कौन सा था और कब दिए गए थे। तो याद करो कि एक करजन वायली हत्याकांड है, करजन वायली हत्याकांड। उसमें करजन वायली नाम के एक गवर्नर थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो पूछा है ना, अंग्रेज अधिकारी था कि कहाँ जाती है? इंग्लैंड में की जाती है करजन वायली हत्याकांड।
कब की जाती है? 1909 की बात है ये, 1909 की बात है। किसने की? मदन लाल धिंगड़ा और उधम सिंह ने की। इसके कारण किन्हें? इन लोगों को फांसी की सजा होती है। तो इसका नाम क्या है? करजन वायली हत्याकांड है, उसके संदर्भ में ये बात हो रही है। अब आपको कभी भी सुमेलित करना आ सकता है 4 हत्याकांड से संबंधित कब होती है, तो इस क्वेश्चन के साथ आप याद करोगे कि करजन वायली हत्याकांड है वो कब हो रहा है? 1909 में हो रहा है। और इसमें नाम में ही है करजन वायली की हत्या होती है। किसके द्वारा की जा रही है? मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह के द्वारा की जा रही है। इससे किसको फांसी की सजा हो रही है? तो मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह है, उनको फांसी की सजा दी जा रही है। तो क्लियर हुआ? इससे आपको केस भी याद हो गया, कौन से साल की बात है ये भी याद हो गई, और किसने की ये भी याद हो गई। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से इस तरह से करना है। ओके, अब आगे देखते हैं। सूची है 1 और 2, उसको अपने को सुमेलित करना है। ये क्या है? अब पिछले वाली इसी वजह से मैंने करवाया। क्वेश्चन देखो इस टाइप के भी आ सकते हैं कि व्यक्ति दे देंगे और उनका हत्याकांड से किस किस का संबंध है। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। प्रफुल्ल चाकी का संबंध इनमें से किससे संबंधित है? लाहौर षड्यंत्र कांड, काकोरी कांड, चिटगांव शस्त्रागार कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड। प्रफुल्ल चाकी, सुखदेव और अशफाक उल्ला खां, गणेश घोष, 4 लोग हैं और 4 ये केस है। इनमें किसका संबंध किससे है ये आपको पता होना चाहिए। पहले सुमेलित कर लेते हैं, फिर इनको चारों का थोड़ा थोड़ा देखते हैं ताकि अपने को पता चलिए कब की बात है। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी, ये सबसे पहले देखते हैं। प्रफुल्ल चाकी का संबंध है मुजफ्फरपुर बम कांड से। एक का है 4, एक का है 4, एक का 4, 1 2 2 में आ गया, 2 में आ गया, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब अपने इन दोनों में देखते हैं। सुखदेव, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, वो कौन सा किस घटना से संबंधित थे? लाहौर षड्यंत्र कांड से। बी का 1, बी का 1 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है, कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब देखते हैं अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां का संबंध 2 घटना रही है, काकोरी और चिटगांव। चिटगांव का मोस्टली मुख्य है जो प्रसिद्ध है वो है सूर्य सेन, लेकिन यहाँ सूर्य सेन दिया ही नहीं है, यहाँ कुछ और है, अशफाक उल्ला खां या गणेश घोष में से। तो गणेश घोष का संबंध है चिटगांव शस्त्रागार कांड से और अशफाक उल्ला खां का संबंध है काकोरी कांड से। ठीक है, तो अब सुमेलित हो जाएगा आराम से। अपने को इन दोनों में से क्लियर करना था। अब सी का देखते हैं, 2 से सी का 2 हो गया, डी का 3 हो गया, आंसर हो जाएगा आपका ये। अब थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं ये घटना है कब की। ठीक है, पहले याद कर लो, प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर बम कांड से, सुखदेव का संबंध लाहौर षड्यंत्र कांड से, अशफाक उल्ला का संबंध काकोरी कांड से और गणेश घोष का संबंध चिटगांव शस्त्रा कांड से है। ये यहां तक इतना हो गया। अब थोड़ा सा इसका आगे देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड होता है 1908 में। कब हो रहा है? 1908 में हो रहा है। इससे संबंधित है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ठीक है, लाहौर कांड 1929 में होता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का संबंध है इससे। चिटगांव शस्त्रागार कांड है 1930 में होता है, इनके मुख्य है वो सूर्य सेन है। बहुत बार क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है, चिटगांव शस्त्रागार कांड से संबंधित कौन थे? सूर्य सेन थे, जिन्हें फांसी की सजा दी जाती है। सूर्य सेन का पूछा है, लेकिन आज सूर्य सेन का नहीं था, आज साथ में कौन थे? गणेश घोष। तो गणेश घोष भी आज से याद कर लो, सूर्य सेन, गणेश घोष। वैसे तो एक कोई शस्त्रागार कांड होता है मान लो, तो एक व्यक्ति अंजाम तो नहीं दे सकता, उसके साथ बहुत सारे होते हैं। अपने याद क्या कर सकते हैं, जो हेड होता है, मुख्य होता है, वो याद कर लेंगे। आसपास जैसे लाहौर कांड होता है, हमेशा तीनों का नाम साथ रहता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। मुजफ्फरपुर का प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, वहां प्रफुल्ल चाकी ना दे के आपको खुदीराम बोस भी पूछ सकते हैं। चिटगांव का संबंध सूर्य सेन से है, लेकिन गणेश घोष भी याद रखना है आज से। ठीक है, काकोरी कांड की घटना होती है 1905 में। यह ट्रेन है उसको लूटने का कार्यक्रम बनाया जाता है और उसके तहत राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी है, इनको पकड़ा जाता है और इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। कब की घटना है? 1905। तो ये 3 घटनाक्रम है
ये तो आपके है असहयोग आंदोलन के बाद 1920 से 30 के काल की है ना। 1920 के 20 से 30 जो क्रांतिकारियों का दूसरा चरण है। जब मेंस में पढ़ते हैं तब अपने पढ़ते हैं क्रांतिकारियों के गतिविधियां कितने चरण में हो रही है, तो 2 चरण में हो रही है, ठीक है। उसमें ये दूसरा चरण की घटना ये 3 तो ये 1908 वाली है, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, ये आपकी 1908 है। तो मैंने बताया आपका कि 1910 से 20 जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है उसके बीच की घटनाक्रम में उसमें इनको शामिल किया जा रहा है, ठीक है। तो आज देखो अपने इन क्वेश्चन से देखें तो कितने घटनाक्रम हो गया, मुजफ्फरपुर बम कांड हो गया, लाहौर कांड, चिटगांव, काकोरी कांड, दिल्ली षड्यंत्र केस, करजन वायली हत्याकांड भी अपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ एक आधा और होगा, वो आप क्वेश्चन करो, साथ साथ क्रांतिकारियों की गतिविधि किताब से उठाना और साथ साथ में उनको करते जाना। आपको इसी अलग से तैयारी करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4-5 हो गए, कुछ विदेश में घटनाक्रम हुए, एक आधा और होगा, यही उनको लिख लेना और साथ साथ में ये चैप्टर खत्म, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में किस एक षड्यंत्र के मुकदमे में मिस्टर फिलिप स्प्रैट, ब्रेन ब्रेडले और लेस्टर अचिसन नामक अंग्रेज है उन पर मुकदमा चला। ये कहने का मतलब भारत में कुछ एक कोई होता है षड्यंत्र, या जैसे दिल्ली षड्यंत्र केस हो रहा है, अपने पढ़ तैयार हैं, उनमें एक केस और होता है। वो कौन सा केस है, जिस केस में 3 अंग्रेज व्यक्ति है उन पर मुकदमा भी चला है। और वो अंग्रेज, उनके नाम याद रखने, बहुत बार क्वेश्चन में किनको जो षड्यंत्र केस अभी बताऊंगे उसके तहत निम्नलिखित में किसे सजा, कौन अंग्रेज अधिकारी है जिन पर मुकदमा नहीं चला, क्योंकि ये 3 तो याद रखने अपने, फिलिप स्प्रैट, ब्रेन ब्रेडले और लेस्टर अचिसन नामक अंग्रेज है उन पर मुकदमा चला। वो केस कौन सा था, वो था मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा। मेरठ षड्यंत्र पर मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र के साम्यवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए 1929 में, जो 1929 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मेरठ षड्यंत्र केस चलाया जाता है। मेरठ षड्यंत्र केस चलाया जाता है, उसमें बहुत से भारतीय साम्यवादी है उन पर केस चलता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उन भारतीयों पर जो मुकदमा चल रहा है उनमें 3 अंग्रेज व्यक्ति भी शामिल थे जिनके ऊपर ये केस चला था। और वो 3 अंग्रेज कौन थे, फिलिप स्प्रैट, ब्रेन ब्रेडले और लेस्टर अचिसन। तीनों के नाम पक्के याद कर लीजिए, ठीक है। तीनों पे मुकदमा चला था, उस केस को नाम है मेरठ षड्यंत्र केस। अब सीधा एक क्वेश्चन ऐसे और बन सकता है कि 1929 की मेरठ षड्यंत्र केस के तहत निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हुआ था। अब आपको तीनों के नाम याद है, कौन नाम याद है, उसके अलावा चौथा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 3 कौन है, फिलिप स्प्रैट, ब्रेन ब्रेडले और लेस्टर हचिसन। तीनों के नाम याद है तो आपको पता होगा कि मेरठ षड्यंत्र केस है, उसमें तो ये 3 लोग शामिल थे, चौथे का कोई सा भी नाम हो, हमें क्या लेना देना, उसके टिक कर देंगे, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मेरठ षड्यंत्र केस होता है 1929 में, साम्यवादियों के खिलाफ होता है, ब्रिटिश सरकार लगाती है, उनमें 3 अंग्रेजों पर मुकदमा दायर हो गया। इनकी पैरवी करते हैं, वो क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अब सारी घटनाक्रम तो देखो क्वेश्चन के करवा रहे हैं तो इस टाइम पॉसिबल नहीं है कि पूरा हिस्ट्री रिवाइज हो जाए, लेकिन अपने को क्या फैक्ट ज्यादा पूछने हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि ठीक है ये मुकदमा चला है, इस पर अंग्रेज अधिकारियों है, तो वो क्वेश्चन या तो मेरठ षड्यंत्र केस कब का ये पूछ सकते हैं 1929, या इसकी मुख्य बात थी कि 3 अंग्रेज पर मुकदमा चला था उनके नाम, या फिर ये थी कि इनकी पैरवी किसने की, तो उनके नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके नाम भी याद करो कि जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू और एम अंसारी, एम अंसारी, ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इस जो मेरठ षड्यंत्र केस के तहत इन्हें गिरफ्तार किया था, उनकी मुकदमे चला था, उनकी पैरवी की थी, इनके पक्ष में किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने, कैलाश नाथ काटजू ने
और M.A. अंसारी ने की थी पैरवी। अब यहाँ 3 व्यक्ति है तो यहाँ भी सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि मेरठ षड्यंत्र के केस के तहत पैरवी करने वालों में कौन शामिल नहीं था। आपको पता है जवाहरलाल नेहरू थे, M.A. अंसारी थे, कैलाशनाथ काटजू थे। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन से ये 3-4 जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप पक्के यादें कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। अब एक अखिल मुसलमानों ने अपनी एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ठीक है, उसकी स्थापना किसने की थी। सर सैयद अहमद खान ने, सर मोहम्मद इकबाल ने, सर आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। तो इसका राइट आंसर होगा नवाब सलीमुल्लाह खान ने। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बात ही आई है तो कब हुई होगी स्थापना हुई है, तो इसको ध्यान में रखना है। 30 दिसंबर 1906 को होती है स्थापना। कहाँ पर होती है, ढाका में होती है। ढाका में स्थापना होती है, बांग्लादेश की राजधानी है ना फिलहाल ढाका, उसमें इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक अध्यक्ष थे नवाब सलीमुल्लाह खान। सीधा इतना इजी सा, कई बार सीधा पूछ सकता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, तो 30 दिसंबर 1906 को होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में किस अधिवेशन में मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, पहले बताई देती हूँ, 1885 में होती है। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो रही है, लेकिन महात्मा गांधी उसके बाद निरंतर हर साल इसका अधिवेशन हो रहा है। महात्मा गांधी थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका स्वतंत्रता आंदोलन में, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन से अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। कलकत्ता अधिवेशन 1901, बनारस अधिवेशन 1905, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो महात्मा गांधी ने जिस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था वो था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सबसे पहले अगर भाग लिया था तब ये कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे। और महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। 1924 आएगा तब इन्होंने जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन यहाँ अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं पूछ रहे, यहाँ तो सीधा पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, वो अधिवेशन कौन सा था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 था। अभी ये याद रखो, ये अब बाद में अपने कर लेंगे, 1901 वाला याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। नरम दल और गरम दल कांग्रेस के इस अधिवेशन में एक हो गए, अलग अलग तो अभी करवा के आए, आपने क्वेश्चन किया है। तब कब था, 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है, उसमें दोनों दल में फूट पड़ जाती है और दोनों दल अलग अलग हो जाती है, उसी कांग्रेस का पहला विभाजन कहा जाता है। लेकिन ये तो है नहीं कि हमेशा अलग अलग रहे। अब की बार क्वेश्चन में पूछ लिया कि नरम दल और गरम दल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में वापस एक हो गए थे, लाहौर अधिवेशन में, बंबई अधिवेशन में, इलाहाबाद अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन। तो नरम दल और गरम दल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में। कब होता है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। उसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इनकी अध्यक्षता करते हैं। इस लखनऊ अधिवेशन की 2 बात ध्यान में रखनी है आपको हमेशा। पहली बात कि गरम दल और नरम दल में समझौता हो गया, नरम दल में समझौता हो गया, दोनों एक हो गए। दूसरी बात कि इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग स्थापना हो जाती है, धीरे धीरे वो अपना करने लग जाते हैं, इधर कांग्रेस, दोनों में मतभेद हो जाते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक होते हैं। तो ये दोनों बात हमेशा ध्यान रखना, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कि एक हो गए थे। ठीक है, और इस खास बात है क्योंकि 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत ज्यादा फेमस है, तो कभी ये पूछ सकते हैं कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की, तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, स्वराज पार्टी। अब मॉडर्न हिस्ट्री की
मोटी मोटी बातों में आती है, सबसे खास बात है। अब स्वराज पार्टी है, अब इसका पूछा है किसने की, तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कब की, है ना, और कब की, क्यों की गई, ठीक है। और तो ये पहले किसने की ये देख लेते हैं, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर की। तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। 1919 में अपना होता है असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्टार्ट, ठीक है, जो एक अहिंसक आंदोलन था। 1922 में चोरी चोरा कांड नाम की घटना होती है, उससे क्या एक हिंसक घटना हो जाती है। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक से वापस ले लिया जाता है, क्योंकि हिंसा हो जाती है, और उनका था आंदोलन अहिंसक। तो इससे कांग्रेस के कुछ लोग हैं उन्होंने गांधी जी का साथ दिया, कुछ लोग हैं वो इस बात से सहमत नहीं हुए कि उन्होंने अचानक से आंदोलन वापस क्यों ले लिया। अब जो सहमत नहीं थे उनमें दो व्यक्ति थे, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया कि अपनी अलग से एक पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। हालांकि उनकी विचारधारा वैसे सेम ही थी, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना इनका था, तो लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अलग हटके कुछ टाइम के लिए अलग आंदोलन करते हैं और बाद में कांग्रेस के साथ हो जाते हैं। तो 1923 सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, याद रखना है, ठीक है, इतना ही है इसका क्वेश्चन का। आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के विरोध खिलाफत आंदोलन शुरू करने का निम्न में से क्या मुख्य कारण था। खिलाफत आंदोलन, ठीक है। 1919 का अधिनियम मुसलमानों के हित पर ध्यान नहीं दिया, तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों की अपमानजनक संधि हो गई, भारतीय वायसराय द्वारा हिंदुओं को सुविधा प्रदान करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस कारण से खिलाफत आंदोलन होता है ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो कब हुआ था खिलाफत आंदोलन और किस वजह से हुआ, पहले जो वजह है वो ध्यान में रखो कि तुर्की के साथ मित्र राष्ट्रों की अपमानजनक संधि होती है। आपको पता है 1919 में प्रथम विश्व युद्ध होता है, और प्रथम विश्व युद्ध होता है तब क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि जब युद्ध हो जाएगा उसके बाद हम, तुर्की का प्रमुख होता है खलीफा, खलीफा जो सारे मुसलमानों का गुरु था, ठीक है, और खलीफा था, तो उन्होंने कहा कि हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे विश्व युद्ध के बाद में। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होता है, जैसे विश्व युद्ध 1914 से 19 तक होता है, ठीक है, मैंने सॉरी गलत बोल दिया, 1914 के बाद विश्व युद्ध होता है, तब क्या क्या इन्होंने कहा कि युद्ध के बाद हम तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी संधि है वो तोड़ दी और तुर्की का विभाजन करना शुरू कर दिया। इससे मुसलमानों ने अपना अपमान समझा और उन्होंने खलीफा के लिए जो आंदोलन स्टार्ट किया भारत में वो होता है आपका खिलाफत आंदोलन 1919 में। तो ये इनका मेन रीजन था, ठीक है, इस वजह से खिलाफत आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन की पूर्व की ये घटना है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, इतना ही ध्यान में आपको यहाँ पर रखना है। गांधी जी के आंदोलन का सही कालक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी के आंदोलन के बारे में सबको पता होना चाहिए। रोलट एक्ट आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिलों की हड़ताल, ये क्या शुरुआत के दे दिए और बहुत ही पास की हैं। अब इसका अपने को कालक्रम पूछ लिया, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में देना है। रोलट एक्ट आंदोलन होता है 1919 की घटना है, ठीक है। खेड़ा आंदोलन 1918 की है, चंपारण 1917 की है और अहमदाबाद 1918 की है। लेकिन ये पास की है, अब अपने सुमेलित करेंगे तब देखते हैं। सबसे बाद की घटना रोलट एक्ट आंदोलन है। रोलट एक्ट आंदोलन असहयोग आंदोलन का कारण बनता है, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर देखते हैं। पहले सबसे पहले चंपारण आंदोलन होता है, 3 देखते हैं, तो 3 हो गया ये। उसके बाद दोनों में 2 है, इसका मतलब खेड़ा पहले होता है, फिर अहमदाबाद होता है और फिर रोलट एक्ट होता है। क्लियर। तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन होता है, फिर खेड़ा आंदोलन होता है, फिर अहमदाबाद मिलों की हड़ताल, मजदूरों की हड़ताल की जाती है और फिर रोलट एक्ट होता है। तो ये आपका हो गया ये, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सारे सन और सही घटनाक्रम पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना बताई दी कब हुई थी, 1885 में हुई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, बहुत इजी सा सवाल है, सिंपल सा है,
किसके काल में थी? लॉर्ड लिटन के काल में, रिपन के काल में, डफरिन के काल में या लॉर्ड लेस्टाउन के काल में? तो जब 1885 में भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, उस टाइम भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। जो 1885 में स्थापना होती है, इनका कार्यकाल 1880 से 85 था। तो 85 में स्थापना हो रही है, उस टाइम कौन थे आपको ये याद रखना है, लॉर्ड डफरिन। इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, सिंपल सा है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उस टाइम वायसराय कौन थे? तो डफरिन थे। ठीक है, 1885 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया? कब स्थगित किया ये देखना है, क्योंकि सबको पता है 1922 में किया, लेकिन यहाँ देखो 5 फरवरी 22, 10 फरवरी 22, 12 फरवरी 22 या 20 फरवरी 1922, बिल्कुल पास की तारीख दे दी। अब होता क्या है कि 5 फरवरी 22 है, उस दिन होती है चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि पहले अहिंसक आंदोलन चल रहा था। 5 फरवरी के दिन उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे कुछ जवान हैं उनकी मौत हो जाती है आग में जलने के कारण। तो ये एक बहुत ही दुखद हिंसक घटना होती है। इससे गांधी जी एकदम हताहत हो जाते हैं और इससे मतलब पर इसके बाद में 12 फरवरी 1922 में बारदोली में एक बैठक आयोजित होती है, बारदोली में, और उसी दौरान अचानक से असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी जाती है। तो इन्होंने क्या पूछा है, कब स्थगित किया? तो याद क्या रखना है, 12 फरवरी 1922। 5 नहीं याद रखना है, 5 को तो चोरी चोरा कांड होता है। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं, ये ध्यान में रखना है। पूर्ण स्वराज, एक मिनट, पूर्ण स्वराज ऐसे लिखा जाएगा। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशन में किस में ली गई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पूर्ण स्वराज की स्थापना, शपथ पूर्ण स्वराज लाने की जो शपथ कांग्रेस ने किन अधिवेशन में ली? दिल्ली अधिवेशन, सूरत, लाहौर या रावलपिंडी? तो लाहौर अधिवेशन है, 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया जाता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पूर्ण स्वराज का जब प्रस्ताव पारित होता है उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उस अधिवेशन वो कहाँ होता है? अधिवेशन लाहौर में होता है। कब होता है? 1929 में, और उस दौरान पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित होता है। ठीक है, इनमें कौन सी पुस्तक उसके लेखक से मेल नहीं खाती? ये ध्यान रखना है, एक मेल नहीं खाती, बाकी है दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पिछली क्लास में पढ़ा था, याद हो गई होगी, ये सही है। आर.सी. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है? आर.सी. दत्त की, बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी की हिंद स्वराज, बिल्कुल ठीक है। डी.आर. गाडगिल के इंडियन इंडस्ट्री टुडे एंड टुमारो, ये गलत है, आपका आंसर हो जाएगा डी। तो ये तीनों किताब याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी है। ठीक है, तो सुमेल मेल नहीं खाती, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी जी ने प्रथम आमरण अनशन कब शुरू किया? प्रथम आमरण अनशन, कम्युनल अवार्ड हुआ था उस टाइम, कोलकाता में दंगे हुए उस टाइम, या दिल्ली में दंगे हुए उस टाइम, या जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय? तो गांधी जी ने पहला आमरण अनशन किया था जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय। 1919 में यह घटना होती है, जिसमें जनरल ओ डायर के द्वारा गोलियां चलाई जाती है जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, उससे लगभग 1000 लोगों की मौत हो जाती है। उनके खिलाफ गांधी जी ने पहला आमरण अनशन किया था, ये बात यहाँ ध्यान में रखनी है। ठीक है, निम्न महिलाओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्षा थी? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष हर साल अधिवेशन में, मैंने बताया एक बंदे ने अध्यक्षता की, लेकिन पहली महिला कौन थी जो अध्यक्ष बनी? तो पहली अध्यक्ष अरुणा असफली, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित? तो श्रीमती एनी बेसेंट पहली महिला बनती है अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला पूछ ले, मान लो आपको
तब क्या बताओगे? पहली भारतीय महिला पूछे तब आपको आंसर देना है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। लेकिन पहली महिला श्रीमती एनी बेसेंट विदेशी थी, पहली अध्यक्षता की इन्होंने की 1917, याद रखना 1917 में जो अधिवेशन होता है उसमें श्रीमती एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की। श्रीमती सरोजिनी नायडू 1925 में अध्यक्षता करती है, ये ध्यान में रखना है। पहली भारतीय महिला ये है, ठीक है। तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन होता है, कब होता है? 1942 में, ठीक है। इस दौरान जातीय सरकार का गठन कहाँ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन होता है उस दौरान कुछ कुछ क्षेत्रों में समानांतर सरकार की स्थापना हो जाती है। उन समानांतर सरकारों का नाम अलग अलग है। उनमें एक समानांतर सरकार थी जातीय सरकार। वो जातीय सरकार का गठन कहाँ होता है? बलिया में, नागपुर में, सतारा में, तामलुक में। तो इसका सही उत्तर होगा तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जातीय सरकार बनती है, ठीक है। इतना सही है, इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुस्लिम मुक्ति दिवस, रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, व्यक्तिगत सत्याग्रह। चारों घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों का पता होगा तभी आप सुमेलित कर पाओगे। तो पहले देख लेते हैं मुस्लिम मुक्ति दिवस, उससे पहले देखते हैं कांग्रेस का त्याग पत्र। कांग्रेस मंत्रिमंडल है उसने त्याग पत्र देते हैं अक्टूबर 1939 को, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। उस दौरान थे वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने भारतीयों से पूछे बिना ही भारतीयों का युद्ध में सम्मिलित होना घोषित कर दिया था। इससे परेशान होकर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था कि हमसे पूछा ही नहीं जा रहा तुम्हारा क्या मतलब है। तो उन्होंने त्याग पत्र दिया था अक्टूबर 39, ध्यान रखना है अक्टूबर 1939। जब कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया तब उस दिन उसके बाद मुस्लिम मुक्ति दिवस, मुस्लिम ने मुक्ति दिवस मनाया था दिसंबर 1939 को, ठीक है। दिसंबर 39, दोनों घटना 39 की है, 1 अक्टूबर की 1 दिसंबर। रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह कब होता है? 1946 में होता है, 1946 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब होता है? 1940 में होता है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाता है डॉक्टर विनोबा भावे के द्वारा, विनोबा भावे। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सुमेलित कर लीजिए, अपने आप हो जाएगा। कौन सी घटना कब हुई वो बता दी गई है, सबको याद है, ऐसे रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1909 के अधिनियम पारित होने के पूर्व मार्ले ने 2 भारतीयों को लंदन के इंडियन काउंसिल में नियुक्त किया था। 1909 का अधिनियम, अब ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर प्रशासन में सुधार करने के लिए अधिनियम पारित कर दिया, उन्हीं में से एक है 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम की खास बात है पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना हिंदू और मुसलमानों के लिए, ठीक है। यहाँ पूछा है कि जब 1909 का अधिनियम पारित होता है उससे पहले मार्ले जो भारत का वायसराय, भारत सचिव था मार्ले, वायसराय उस टाइम था मिंटो, ठीक है। उस टाइम वायसराय था मिंटो और मार्ले था भारत सचिव। तो बोलते हैं कि 1909 के अधिनियम पारित होने से पहले मार्ले ने 2 भारतीयों को लंदन की इंडिया काउंसिल में नियुक्त किया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा, 1909 के अधिनियम पारित हो गया उसके बाद एक भारतीय को भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य नियुक्त किया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये आपको बताना है। तो केवल एक सत्य है, 2 सत्य है, या दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों गलत है। तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट सत्य है। अब थोड़ा सा बता देती हूँ कि 1909 का अधिनियम पारित होता है उससे पहले मार्ले ने किन 2 भारतीयों को लंदन के इंडिया काउंसिल में नियुक्त किया? सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और के.जी. गुप्ता, के.जी. गुप्ता। इन दोनों का संबंध तो पहले स्टेटमेंट से है, ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेटमेंट से। और 1909 के अधिनियम जब पारित हो जाता है तब एक भारतीय उसको भारत की गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य नियुक्त किया। वो कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये सारे याद करने हैं, 1909 के बाद वाला, 1909 के पहले वाला, ये याद आप कर लेना, ठीक है। दोनों कथन सत्य है। निम्न में कौन सी एक योजना वस्तुतः असहयोग आंदोलन की मूल योजना का भाग नहीं थी?
मूल योजना का भाग नहीं थी, किंतु आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न भागों में लोकप्रिय हुए। असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ कार्यक्रम बनाए गए कि इन पर प्रतिबंध में लगाना है, इनको प्रोत्साहन देना है, इनका बहिष्कार करना है। लेकिन एक बात ऐसी थी जो ऐसी योजना में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा वो लोकप्रिय हुई, वो बात पूछी है। पहला, विदेशी वस्त्रों का विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना बिल्कुल कार्यक्रम का हिस्सा था। दूसरा, सरकारी विद्यालय महाविद्यालयों का बहिष्कार, ये भी था। ताड़ी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना, ये भी था। लोक परिवहन संचार प्रणाली का बहिष्कार, ये कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। लोक परिवहन संचार प्रणाली का भी बहिष्कार किया जाएगा, ये बात, ठीक है। तो इतना सी बात है इसमें। निम्न में कौन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से संबंध नहीं था? इंडियन एसोसिएशन अभी पढ़ा था, उसका संबंध किससे नहीं था? तो ये तो आपको हो गया होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, एओ ह्यूम, सूर्य सेन। तो सूर्य सेन का संबंध किससे था? चटगांव शस्त्रागार कांड से था। इंडियन एसोसिएशन का संबंध सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और एओ ह्यूम से था। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे एक लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? नहीं था। रोलट एक्ट 1919 में पारित होता है, उसके खिलाफ गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किया जाता है। असहयोग आंदोलन 1919 से 22 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929-30 से स्टार्ट होता है 34-35 तक। लेकिन होम रूल आंदोलन महात्मा गांधी का आंदोलन नहीं था। होम रूल आंदोलन 1916 में चलता है, किसके द्वारा? श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया जाता है 1916 में। तो ये गांधी जी से संबंधित नहीं था, ठीक है। तो आज अपने इतने क्वेश्चन करेंगे। इन 28 से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा भी याद हो रहे हैं, तो अच्छे से आप क्लास को देखिए, अच्छे से जो बाकी कुछ चीजें मैंने लिखवाई है वो नोट कीजिए, बार बार उसका रिवाइज कीजिए। और अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।